Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 25 I will discuss these topics from current affairs. आज की प्री सिक्योर के सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस के इस त्योहार को मनाने के साथ साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे और इसी मोटिव को, इसी पर्पस को लेते हुए हम आज के एजेंडा को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच आई विल डिस्कस टुडे इज घोस्ट पेयरिंग। एक टर्म जो कि न्यूज में मेंशन था, घोस्ट पेयरिंग। डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई भूत आपको आकर नहीं पकड़ लेगा, बस ये एक टर्म है घोस्ट पेयरिंग। एक्चुअली जिसको हम घोस्ट या भूत बुलाते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। पिक्चरों में उसे सफेद चादर ओढ़े दिखाया जाता है, आजकल तो कलरफुल भूत भी दिखाए जाते हैं, राइट, स्त्री जैसे। ओ स्त्री कल आना या ओ स्त्री नहीं आना। और जो हॉलीवुड के भूत होते हैं वो तो अलग अलग शक्ल वाले भी मिलते हैं। हम यहाँ घोस्ट पेयरिंग इस टर्म को बोलेंगे जहां पर एक्चुअली में पेयरिंग अगर किसी डिवाइस के साथ हो रही है, वो विजुअल नहीं होता है। क्या है इसके पूरे डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। सेकंड वुड बी पापा पगली इनिशिएटिव। कितना बढ़िया नाम है, पापा पगली इनिशिएटिव। यहाँ पे अगेन किसी को पागल नहीं बनाया जा रहा है। पापा पगली इनिशिएटिव से बच्चों को, जो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई जस्ट अभी स्टार्ट की है, उनको एजुकेशनल नीड भी उनकी फुलफिल करवाई जाएगी और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल नीड भी फुलफिल करवाई जाएगी। बड़ा अच्छा यूनिक इनिशिएटिव है, इंडिया में स्टार्ट किया गया है। द थर्ड वुड बी मैवन मिशन। मैवन मिशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है, पहले भी करंट अफेयर्स में ये चीज न्यूज में रहा था, नासा के एक पर्टिकुलर मिशन को लेकर। आज हम उसके अपडेट्स देखेंगे। फोर्थ वुड बी आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम। आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम भारत में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ाते हुए आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे, आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे। फिफ्थ वुड बी अ प्लेस विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज, कवची वोल्केनो। तो हमें जानना होगा कि ये कवची वोल्केनो लोकेटेड कहां पर है, इसके क्या फीचर्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के डिस्कस करेंगे। कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, घोस्ट पेयरिंग। यहां पे आप इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हो, दैट व्हाट इज घोस्ट पेयरिंग एंड व्हाई सर्ट इन इंडिया की वो एजेंसी जो कि इंडिया में कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, इज वार्निंग इंडियन व्हाट्सएप यूजर्स अबाउट इट। मतलब, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप का डाटा भी देख सकते हो, व्हाट्सएप का एक लोगो भी देख सकते हो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। घोस्ट पेयरिंग में सिंपली क्या होता है ना, आपकी डिवाइस, स्पेशली आपका जो व्हाट्सएप, जो आपका प्रोफाइल है या आपका जो व्हाट्सएप है, उसको मैलिशियस इंटेंट से पेयर करके किसी और डिवाइस में रन किया जा सकता है। और फिर आपके नाम, आपके प्रोफाइल पिक्चर, आपके नंबर के साथ वो यूजर किसी के साथ किसी भी टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। आपकी पूरी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सर्ट इन भी इसको लेकर काफी कंसर्न है, क्योंकि ऐसे कई केसेस हो चुके हैं, राइट। यहां पर ना किसी भी टाइप के पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे, विदाउट रिक्वायरिंग पासवर्ड और सिम स्वैप्स। मतलब ये भी जरूरत नहीं है कि आपने किसी को अपने व्हाट्सएप का पासवर्ड बता दिया, पिन कोड बता दिया, वो जरूरत है, या सिम स्वैप करने की जरूरत है। इवन विदाउट इट घोस्ट पेयरिंग कैन बी डन और आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट, घोस्ट पेयरिंग अलाउज साइबर क्रिमिनल्स टू गेन कंट्रोल ऑफ अ व्हाट्सएप अकाउंट बाय सेक्रेटली लिंकिंग देयर ऑन डिवाइस एज ए ट्रस्टेड लिंक डिवाइस। यस, इट इज करेक्ट। घोस्ट पेयरिंग के केस में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, अपने मालिशियस इंटेंट को फुलफिल करने के लिए आपके व्हाट्सएप अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इवन विदाउट हैविंग प्रॉपरली कनेक्टिंग इट। और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपका डिवाइस, आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई और यूज कर रहा होगा। सेकंड, घोस्ट पेयरिंग रिक्वायर्स सिम कार्ड स्वैपिंग एंड इंटरसेप्शन ऑफ वन टाइम पासवर्ड। कोई पासवर्ड नहीं चाहिए बिना सिम कार्ड स्वैपिंग। दैट्स वाई ये काफी बड़ा कंसर्न बनकर आ रहा है और सर्ट भी इसको लेकर वार्न कर रहा है। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, वन ओनली। आ जाओ घोस्ट पेयरिंग पे। सो एक ऐसा टाइप का साइबर अटैक जहां पे आपके अकाउंट को कोई और दूसरा मैलिशियस साइबर क्रिमिनल यूज करेगा, बिना पासवर्ड जाने, बिना सिम स्वैप की। एक्चुअली में इसके लिए मैकेनिज्म क्या यूज किया जाता है, इट एक्सप्लॉइट्स द व्हाट्सएप लिंक्ड डिवाइस फीचर। सबसे पहले आपको लर्न किया जाएगा कोई एक मैसेज भेजकर, कोई एक वीडियो भेजकर, जिसमें किसी लिंक पर क्लिक करने की बात होगी। इसलिए ऐसे किसी भी फोटो, ऐसे किसी भी लिंक पर नहीं क्लिक किया करो। आपने एक बार उस लिंक पे क्लिक किया, वो आपको एक दूसरे पेज पर लेकर जाएगा जहां पे आपसे एक फेक वेरिफिकेशन फुलफिल करवाया जाएगा। आपने वेरिफिकेशन को लेकर जो कुछ भी वहां पे एंट्री की, अपना फोन नंबर डाला या पेयरिंग कोड डाला, और वैसे ही आपका अकाउंट हाईजैक हो जाएगा, या आपका जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है वो दूसरे के डिवाइस में, दूसरे के कंप्यूटर में, दूसरे के मोबाइल में लॉग इन हो जाएगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपके व्हाट्सएप को वो यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं गवर्नमेंट रिस्पांस पे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डायरेक्टिव दिया है दैट एप्स लाइक व्हाट्सएप टू मैंडेट कंटिन्यूअस सिम बाइंडिंग। कंटिन्यूअस सिम बाइंडिंग होते रहे। ऐसा कि जैसे सपोज मान लो आप अपने मोबाइल में, आपके पास एक सिम है, ठीक है, फिर आपने अपना मोबाइल चेंज किया और एक नया सिम ले लिया। आपने क्या किया, अपने पुराने सिम से ही आप अपने व्हाट्सएप को रन कर रहे हो, लेकिन वो सिम आपके
जो आप मोबाइल अभी यूज कर रहे हो उसमें ना होकर कहीं और है, उस केस में भी व्हाट्सएप रन तो हो जाता है। गवर्नमेंट अब क्या बोल रही है कि ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम टू टाइम सिम बाइंडिंग करना होगा, ये चेक करना पड़ेगा व्हाट्सएप को कि जिस सिम से, जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज हो रहा है वो उसी डिवाइस में प्रेजेंट है या नहीं है। इससे से ये इंश्योर हो पाएगा कि अगर मान लो थोड़े टाइम के लिए आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज भी हुआ, किसी और यूजर ने आपके व्हाट्सएप को यूज भी कर लिया, तो एटलीस्ट उस थोड़े टाइम के बाद जब फिर से वापस से व्हाट्सएप सिम बाइंडिंग चेक करेगा, सिम की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, तो वहां मालूम पड़ जाएगा। ऑल्सो जो व्हाट्सएप वेब है वो हर 6 आवर के बाद लॉग आउट हो जाएगा। कई लोगों को मैं देखता हूं ऑफिशियल पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए भी अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब लॉगिन करके छोड़ देते हैं। वो व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज होने का एक बड़ा रीजन बन सकता है। तो व्हाट्सएप यहां पर भी ये चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में कि 6 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट होना। इन सारी चीजों से ना आपके व्हाट्सएप की जो सर्विसेज है उसको इंश्योर करवाया जाएगा। बाकी सर्ट इनकी जहां तक हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करने वाला इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लेवल पर कंप्यूटर सिक्योरिटी को इंश्योर करवाने का काम करता है। घोस्ट पेयरिंग क्लियर है अब? चलिए, सेकंड टर्म में पापा पगली इनिशिएटिव। यहां किसी को पगला नहीं बनाया जा रहा है, पगली नहीं बनाया जाएगा। ये गुजरात दाहोद रीजन का एक इनिशिएटिव है, एक यूनिक इनिशिएटिव है, जहां पर लर्निंग मॉडल पापा पगली, मतलब देख लो लग रहा है ना कि बच्चों को समझाने के लिए कोई टर्म यूज किया जा रहा है, तो बच्चों की लर्निंग के लिए ये पापा पगली इनिशिएटिव यूज किया जा रहा है। कहां पर यूज किया गया? गुजरात दाहोद में। हो सकता है इसको बाकी इंडिया में भी इंप्लीमेंट करवाया जाए। पहला स्टेटमेंट, पापा पगली इज ए गुजरात गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड इन द ट्राइबल डोमिनेटेड दाहोद डिस्ट्रिक्ट फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 3 to 6 years। यस, इट इज करेक्ट। दाहोद रीजन जो है गुजरात का, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन है गुजरात में रहने वाली। यहीं पर ये पापा पगली इनिशिएटिव 3 से 6 साल के बच्चों के बीच उनके लर्निंग कैपेबिलिटी को और बेहतर तरीके से एकदम खेल खेल में बदलो दुनिया टाइप से। जब मैं छोटा था ना, स्कूल में था, तो डीडी नेशनल पे एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था खेल खेल में बदलो दुनिया। वो आता था भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट था, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से। और उसमें क्या होता था, करंट अफेयर से रिलेटेड या पेट्रोलियम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। मुझे याद भी याद है, क्लास 6-7 में होगा, तो मैंने क्विज का सही जवाब दिया था। पहले लेटर लिखकर जवाब भेजना पड़ता था और फिर मुझे 3000 रुपीज का एक चेक मिला था। हालांकि तभी अकाउंट होता नहीं था, वो चेक धरा का धरा रह गया, कभी इन कैश नहीं करवा पाया। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव है, 3 से 6 साल के बच्चों को खिलाते खिलाते ही उनको सिखाना, पापा पगली इनिशिएटिव। Second, the program follows a play-based learning model to transform आंगनवाड़ीज into center of early childhood education rather than only nutrition support। बिल्कुल, यहाँ पे आंगनवाड़ी जो हमारे वर्कर्स होते हैं ना, जो मेनली न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने का काम करते हैं बच्चों को, उनको यूज किया जाएगा, उनके एक्सपर्टाइज यूज किए जाएंगे कि आप बच्चों को एडुकेशन भी दीजिए। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी, उनको पढ़ाना लिखाना ABCD बोलना, ये सारी चीजें। तो सेकंड भी करेक्ट है। The initiative is implemented by the Ministry of Education with technical support from UNESCO। Actually not, ये एक फैक्ट है, यहाँ पे यूनेस्को नहीं, यूनिसेफ का कंट्रीब्यूशन है। सो थर्ड हो गया रॉन्ग हमारा, 1 and 2 करेक्ट थे। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी करेक्ट, तो कितने टोटल स्टेटमेंट करेक्ट हुए? एक प्लस दूसरा मतलब 2, आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2, है ना। ऐसे वाले भी क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करते जाओ। सो पापा पगली इनिशिएटिव जिसका इंप्लीमेंटेशन दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया गया, नाउ इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गुजरात गवर्नमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड साथ ही साथ यूनिसेफ इंडिया का, ठीक है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को स्पेशली जो प्ले स्कूल्स में जाते हैं, तो यही प्ले स्कूल सरकारी स्कूलों में करवाया जाएगा। इसी को बोलेंगे पापा पगली इनिशिएटिव, ठीक। चलिए, इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को यूज किया जाएगा, उनके एक्सपर्टाइज को यूज किया जाएगा, क्योंकि वो बच्चों से काफी मिलते जुलते हैं, घरों में जाते हैं, तो उन्हीं आंगनवाड़ी वर्कर्स के एक्सपर्टाइज को प्री स्कूल लर्निंग के लिए, प्ले स्कूल लर्निंग के लिए यूज करने का काम है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड अक्रॉस 3000 प्लस आंगनवाड़ी सेंटर्स इन दाहोद। मतलब अच्छा खासा इंप्लीमेंटेशन इसका दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया जा चुका है, जिससे कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है ना, वो भी कम हो गया। और साथ ही साथ जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके पास, गरीब कहने का मतलब देखो, कोई भी हमेशा गरीब या अमीर नहीं होता है ना, ऐसा कोई भी घमंड इंसान को नहीं रखना चाहिए, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो उन घर के बच्चे भी, उन घर के लोग भी अपने बच्चों को प्ले स्कूल जैसी एजुकेशन दे सकते हैं। ये पापा पगली वही है। इंपॉर्टेंस क्या है? 0 to 6 ईयर्स का जो साल होता है ना, ये बड़ा क्रिटिकल फेज होता है बच्चों के लिए। कहा जाता है, मेरी मम्मी बोलती है कि इस टाइम में बच्चे ना मिट्टी के समान होते हैं, मिट्टी के एक गीली मिट्टी के समान। अब उसको किस तरह से शेप दिया जाए, अगर उसको अच्छे संस्कार दिए गए, उसको अच्छा एजुकेशन दिया गया, तो बच्चा आगे जाकर बड़ा अच्छा काम करता है।
दैट्स वाई बड़ा क्रूशियल पीरियड है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 85% ऑफ चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स बिफोर द एज ऑफ 6। मतलब ये 6 साल तक अगर आपने बच्चों को अच्छे से सिखाया तो लगभग 85% तक चाइल्ड का ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स की हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स, जिनको कि हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का पार्ट मानते हैं, उनका यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो यूजुअली बच्चों को सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन के सपोर्ट्स, हेल्थ चेकअप सपोर्ट्स, रेफरल सर्विसेज ये देने का काम तो करते ही आई हैं। अब उनको प्री स्कूल सर्विसेज भी बच्चों को देने के लिए ट्रेन किया जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने लगेंगे, बुझे? चलिए, द थर्ड टॉपिक इज मैवन मिशन। मैवन मिशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक नासा का मिशन है मैवन, काफी पुराना मिशन है और ये मंगलयान के साथ साथ स्टार्ट हुआ था। कहते हैं कि मंगलयान वहां पर पहुंचा, उसके पहले ही मैवन पहुंच चुका था। कहां पर? मंगल में, ऑब्वियसली मार्स में। लेकिन अब नासा का कॉन्टेक्ट मैवन से टूट गया है। चलिए, अब जरा इस न्यूज़पेपर द हिंदू के इस न्यूज़पेपर को ध्यान दो तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। मैवन्स जॉब एट मार्स हैज बीन टू मेजर द थिन अपर एटमॉस्फेयर एंड द आयोनोस्फेयर एंड टू वॉच हाउ सनलाइट एंड द सोलर विंड इंटरेक्ट विथ देम। मतलब कि मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है या जो आयोनोस्फेयर वाला पार्ट है, ये भी अपर एटमॉस्फेयर में होगा, वो किस तरह से सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, या सनलाइट के प्रेजेंस में, सोलर विंड के प्रेजेंस में अपर एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। किसके अपर एटमॉस्फेयर में? मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में। यही सर्च करने का काम, यही स्टडी करने का काम मैवन मिशन करेगा। मतलब ये मार्स के सरफेस को स्टडी नहीं करेगा, उसके अपर एटमॉस्फेयर को करेगा। क्लियर है ना ये चीज? न्यूज क्लिपिंग से भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सो पहला स्टेटमेंट, मैवन इज ए नासा मिशन लॉन्च्ड इन 2013 टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ मार्सियन एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। यस, इट इज करेक्ट। One of the key objective of MAVEN is to understand how solar wind contributes to the loss of Mars atmosphere over time. Yes, it is correct. Since हम upper atmosphere को study कर रहे हैं तो हम ये चीज देखेंगे कि किस तरह से solar wind की वजह से, solar light के presence की वजह से Mars का जो upper atmosphere है वो time के साथ साथ loss होता चला गया। Second भी correct है। Third, MAVEN was launched using Atlas 5 rocket and entered Mars orbit in September 2014. Again, it is correct. बिल्कुल, थर्ड भी करेक्ट है। ये 2014 में मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। एटलस 5 नाम का ये रॉकेट है, इस रॉकेट को यूज किया है नासा ने, इससे ही मैवन मिशन को लॉन्च किया गया था। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए हैं। ढूंढना क्या था आपको? इनकरेक्ट। तो हम क्या चूज करेंगे गाइज? नन, क्योंकि तीनों करेक्ट है, इनकरेक्ट तो कोई है ही नहीं। आ जाइए मैवन पे। मैवन एक एक्रोनियम है जिसका फुल फॉर्म होगा मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे क्या वोलेटिलिटी है, किस तरह से एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ है। लॉन्च किया गया था 2013 में और ये पहुंचता कब है मार्स के ऑर्बिट में? 2014 में। मतलब जस्ट हमारे मंगलयान मिशन के थोड़ा पहले। हमारा मंगलयान मिशन सितंबर 24 को रीच हुआ था, ये सितंबर के 24 से पहले पहुंच जाता है मार्स में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मार्स के एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेटिक कंडीशंस को, एटमॉस्फेरिक गैसेस किस तरह से धीरे धीरे लॉस हो गए हैं स्पेस में, वार्म एंड वेट मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों ऐसा है, इन सारी चीजों को स्टडी करना। ठीक है, इसके लिए की फीचर्स क्या है मैवन के? इट ऑपरेट्स इन हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट। हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट में मार्स के अराउंड ये रोटेट करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, राइट। इट वुड परफॉर्म डुअल रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड कम्युनिकेशन रिले फॉर मार्स रोवर्स, कि मैवन मिशन या किसी दूसरे मिशन से अगर मार्स के सरफेस पे कोई रोवर लॉन्च किया जाएगा तो वो उसके लिए कम्युनिकेशन का भी काम करेगा, और साथ ही साथ मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी तो कर ही रहा है। It uses Electra UHF radio to transmit rover data and carries 8 instruments to study solar wind, atmosphere, chemistry and gas composition. मतलब मेन तो इसका पर्पस घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है, मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। बाकी जरा हम मैवन जो मैवन स्पेसक्राफ्ट है या मार्स स्पेसक्राफ्ट है उसकी डिस्कवरी की बात करें तो एटमॉस्फेरिक लॉस को लेकर क्या हमें मालूम पड़ा? दैट मार्स लॉस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट अबाउट 2/3 ऑफ इट्स अर्ली एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस, कि मार्स ने अभी तक लगभग अपने 2/3 एटमॉस्फेयर को लॉस कर चुका है। क्यों लॉस कर चुका है इसको लेकर सोलर विंड भी रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ जो मार्स की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पावर है मार्स के सरफेस का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सोलर विंड का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ग्लोबल ऑरोराज भी। Unlike Earth's polar auroras, MAVEN detected auroras across the entire Martian planet. एंटायर मार्शियन प्लेनेट पे ऑरोराज दिखते हैं, अनलाइक अर्थ जहां पर हमें ऑरोराज देखने को कहां मिलते हैं गाइज? पोलर रीजन में। अच्छा, व्हाट इज ऑरोराज? ये तुम पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप ऑरोराज से क्या समझते हो। फिर एटमॉस्फेरिक एस्केप,
The Maven mission has also observed oxygen, carbon and hydrogen escaping into space. मतलब ये जो क्रिटिकल, ये हमारे जो गैसियस कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने चाहिए, ये मार्स के भी एटमॉस्फेयर में थे, बट दे एस्केप्ड इनटू द स्पेस। अब खत्म हो चुका है। हम यहाँ मेवेन और मंगलयान को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो मेवेन मंगलयान से थोड़ा पहले पहुंचा, कब? 21 सितंबर को। हमारा मंगलयान कब पहुंचा इसरो का? 2014 को। दोनों का मेन पर्पस मार्स को स्टडी करना है। ऑर्बिट टाइप की बात करें तो हमारा मेवन डीप इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, और हमारा जो मंगलयान है वो हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में वर्क कर रहा है। एंड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, मेवन मिशन के लिए $671 मिलियन लगा, जबकि हम भारतीयों ने, हमारे भारत के महान साइंटिस्ट ने $74 मिलियन में ही ये काम पूरा कर लिया था। कहा जाता है कि एक हॉलीवुड की मूवी थी शायद ग्रेविटी नाम की मूवी, उसका बजट हमारे मंगलयान मिशन से ज्यादा था। तो यहाँ ना ये फक्र की बात है, यहाँ पर आप ना सिर्फ पैसे को नहीं देखो। कई लोग सिर्फ पैसे को देखकर ही सफलता को जज करते हैं। यहाँ पर कम पैसे लगाकर हमने सफलता दिखाई है कि हम 74 मिलियन में ही अपने आप को इतना काबिल बना चुके थे। ठीक है। बाकी लॉन्च व्हीकल की बात करें तो मेवन के लिए एटलस 5 रॉकेट यूज किया गया और मंगलयान के लिए PSLV C-25। The next topic is Akash NG missile system. Akash NG missile system. DRDO has successfully completes user evaluation trials of Akash NG missile system. मतलब DRDO का डेवलप किया हुआ ये आकाश NG मिसाइल सिस्टम का यूजर इवेल्युएशन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं आकाश NG मिसाइल सिस्टम के ट्रायल का एक पिक्चर। पहला स्टेटमेंट, आकाश NG इज एन इंडिजियसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल। पिक्चर देखो, क्या लग रहा है तुमको? सरफेस पे यहाँ पे लॉन्चर है, बैटरीज यहाँ लगी है। बैटरी मतलब जहां से ये मिसाइल्स निकलेंगी, कहाँ लॉन्च हो रही है? एयर में, एयर बेस्ड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यस, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है अंडर द IGMD या इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही स्वदेशी टेक्निक से निर्मित इंडिजीनियस आकाश NG मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से करेक्ट है, सरफेस टू एयर है। Second, unlike the earlier Akash missile, Akash NG uses a two-pulse solid rocket motor instead of a ramjet engine. ये एक सिंपल सी टेक्निकलिटीज है कि याद रखिएगा, यहाँ पे ramjet इंजन की जगह हम टू पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर यूज करते हैं, जिससे कि मिसाइल का जो प्रिसीजन है ना वो भी बेहतर हो जाएगा। कैसे बेहतर होगा अभी समझाऊंगा मैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चलो, सो ओरिजिन है इसका DRDO का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। ये IGMDP प्रोग्राम 1983 से भारत में ऑपरेटिंग है। इसका टाइप है शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च करना। ये हमारा आकाश NG है। NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन, आकाश के नए वेरिएशंस, जिसमें पहले पुराने वेरिएशन जिसमें पहले रैमजेट यूज होता था, अभी NG में नेक्स्ट जनरेशन में हम रैमजेट की जगह हम नए रॉकेट लॉन्चर्स को यूज करेंगे या रॉकेट फंक्शंस को यूज करेंगे। प्रेसिजन भी इसकी बढ़ेगी। ठीक है। की फीचर्स हम आकाश NG की बात करें तो आकाश NG ऑफर्स अ सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड रेंज कैपेबल ऑफ टारगेट 70 टू 80 किलोमीटर। इसलिए शॉर्ट टू मीडियम रेंज देखो बुलाया जा रहा है। पहले ये काफी शॉर्ट रेंज का था, अब शॉर्ट टू मीडियम रेंज है। पहले 25 से 30 किलोमीटर तक ही हिट कर सकता था। सुपरसोनिक मिसाइल है, मींस इट कैन रीच द मैक 2.5 और हायर स्पीड। सुपरसोनिक भी है, मतलब काफी जल्दी हम दुश्मनों पर अटैक कर पाएंगे, नस्तनाबूद कर पाएंगे उसको। अब मेजर अपग्रेडेशन इज इट्स प्रोपल्सल सिस्टम। Akash NG uses a two-pulse solid rocket motor, replacing the ramjet engine of the original version. And this change makes the missile lighter at around 350 kg and ensures a faster reaction and launch response. पहले ramjet engine यूज करने के वजह से ना जो मिसाइल का जो वेट था वो वेट ज्यादा था। ज्यादा वेट होने की वजह से स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी कॉम्प्रोमाइज मतलब कम हो जाता था, है ना, उतना एफिशिएंट नहीं था। अब हमने क्या किया है, अपना रॉकेट मोटर अप्लाई किया है, जिससे कि मिसाइल क्या वेट कम हुआ तो प्रिसीजन बढ़ गया। प्रिसीजन कैसे बढ़ गया? स्पीड बढ़ गई, रेंज बढ़ गया। और हम बात करते हैं तो DRDO ने इसका ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। मिसाइल ने दिखाया कि ये दो क्रिटिकल सिनेरियो, नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड में एंड लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड, दोनों में अपने टारगेट्स को अच्छे से टारगेट कर सकता है। एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है, इसको सीखो, RF सीकर। RF सीकर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। जो क्या करता है मिसाइल, इट अलाउज द मिसाइल टू लॉक ऑन टू द टारगेट ऑटोनोमसली इन द फाइनल फेज। सॉरी, जब मिसाइल का फाइनल फेज होगा ना तो उसी फाइनल फेज में मिसाइल अपने टारगेट को लॉक कर लेगा। ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के अकॉर्डिंग। और ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, याद रखना, ये भी किसी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मींस बाय यूजिंग द रेडियो सिग्नल्स द मिसाइल कैन लॉक द टारगेट इन द फाइनल फेज। इससे कैपेबिलिटी और प्रिसीजन दोनों बढ़ जाएगा। ओके, अब हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज वर्किंग एज अ गैप फिलर।
हम शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज मिसाइल पर जा रहे हैं, सुपरसोनिक यूज कर रहे हैं, एंड आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस तो बढ़ ही रहा है। बढ़िया। फिफ्थ टॉपिक है कवची वोल्केनो, और यहां पर मिलने वाला एक स्पीसी जिसको नाम दिया गया सार्क कैनो। सार्क को तो आप सब जानते हो, और सिंस इस कवची वोल्केनो रीजन में मिल रहा है, इसलिए नाम क्या दे दिया गया बाबू, सार्क कैनो। चलो यही है सार्क कैनो। यूजुअली जो वोल्केनिक रीजन होते हैं ना गाइज, वहां पे ना एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में यहाँ पर सार्क या बाकी ऐसे जो आपके स्पीसीज हैं वो नहीं अवेलेबल होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। बट साइंटिस्ट बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कवची वोल्केनो वाले रीजन में जहां पे काफी ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहां पर भी ये सार्क कैसे मिल रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सार्क कैनो। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा, अच्छा पहला स्टेटमेंट नहीं, वेट वेट, चलिए यहां जाइए पहले स्टेटमेंट पे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कवची इज एन एक्टिव सबमरीन वोल्केनो लोकेटेड नियर द सोलोमन आइलैंड्स इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। बिल्कुल ये चीज करेक्ट है। और अब मैं तुम्हें यहां मैप दिखाता हूं, ये रहा मैप। साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में हमारा कवची वोल्केनो सिचुएटेड है, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन जोन पे, यहां पर ये कवची वोल्केनो लोकेटेड है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन जोन, यहां इस रीजन में। और ये जो रीजन है ना, ये रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट होता है, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, दैट्स व्हाई एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन इस रीजन में होते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर भी कई बार डिस्कस किया है मैंने प्री सिक्योर में, है ना, आप उन सेशन से देखकर फिर से रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, इट इज सिचुएटेड एट अ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री वेयर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स सबडक्ट्स बीनीथ द पैसिफिक प्लेट्स। यस, यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स पैसिफिक प्लेट्स के नीचे सबडक्ट होता है, जिसके वजह से एक्टिव अर्थक्वेक एंड एक्टिव वोल्केनिक रीजन, यहां पर सेस्मिक एक्टिविटी यहां पे हमेशा रेगुलर बरकरार रहती है। थर्ड, क्लियर करने दो स्क्रीन को, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रूथ है अभी तक। सार्क्स आर यूजुअली नॉट फाउंड इन वोल्केनिक एनवायरनमेंट्स ड्यू टू एक्सट्रीमली एसिडिक एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस। यस, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये जो सार्क कैनो या जो सार्क मिल रहा है ना, इनका मिलना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। अदरवाइज वोल्केनिक एनवायरनमेंट में सार्क या ऐसे स्पीसीज नहीं मिलते हैं एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन की वजह से। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या होगा, डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, लोकेशन आपने देख लिया। सो हमारा कवची वोल्केनो, राइट, ये साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन में रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में सिचुएटेड है। यहां पे हमें जो सार्क की वेराइटी मिली है एसिडिक एनवायरनमेंट में, इसको नाम दे दिया गया सार्क कैनो, नाम दे दिया गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव अंडर वाटर वोल्केनो इन द पैसिफिक रीजन, काफी एक्टिव है। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट भी रहता है क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। हम स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे एस्केलोपेड, सिल्की सार्क्स एंड ये सार्क कैनो नाम की स्पीसीज इस रीजन में मिलती है। नाउ इंपॉर्टेंस क्या हो गया नेचुरल लैब के रूप में, कि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले स्पीसीज हम इनको एक्सट्रीमोफाइल्स बुलाएंगे। तो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अगर ये स्पीसीज मिल रहे हैं, हम इनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट, राइट, टेम्परेचर भी अगर हाई है यहाँ पर भी ये स्पीसीज मिल रहे हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल्स नाम का नेचुरल लैब बन जाएगा। आप यहाँ पर जाके ऐसे स्पीसीज को स्टडी कर सकते हो, एंड ओशन की केमिस्ट्री समझने में भी ये रीजन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस, ये इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस हो गया इस रीजन का, कवची वोल्केनो रीजन का। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था एंटी डोपिंग को लेकर, या इंडिया में डोपिंग के ट्रेंड को लेकर। पहला स्टेटमेंट क्या, द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा was established as a statutory body under the National Sports Development Code। एक्चुअली ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, तो हम इसको गलत मानेंगे। नाडा का जब स्टेब्लिशमेंट हुआ था ना गाइज, तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हुआ था, तो शुरू से ही ये स्टेचुअरी बॉडी नहीं थी। इसको बाद में नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट के थ्रू स्टेचुअरी बॉडी 2022 में बनाया गया। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। विन नाडा द नेशनल एजेंसी फॉर स्टॉपिंग डोपिंग, इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से हुआ था, इट वाज नॉट ए स्टैच्यूटरी बॉडी। इन 2022 2022 में नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट से इसको स्टैच्यूटरी बनाया गया है ना, याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट वाडा डाटा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब डोपिंग को स्टडी किया गया, इंडिया हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स फॉर 3 consecutive years।
यहां पर हमें शर्म की बात है कि लगातार 3 साल तक इंडिया डोपिंग में टॉप पर आया है। नहीं आना चाहिए, हमको मेडल में टॉप पर आना है। हम डोपिंग में टॉप पर क्यों आए? हम क्यों ऐसे बैंड सब्सटेंसेस को यूज करें जिससे हमारी एफिशिएंसी थोड़े टाइम के लिए तो स्पोर्ट्स में बढ़ जाए, पर भारत का नाम कलंकित हो? खैर, यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्यों हो रहा है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा तुम्हारे लिए इसे डिटेल में। Third, the sample positivity rate in India is significantly higher than that of China, despite China conducting a higher volume of test. चाइना इंडिया से ज्यादा टेस्ट करता है, फिर भी इंडिया में डोपिंग के सैंपल्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। थर्ड, ये भी करेक्ट है। 2 and 3 आर करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोपिंग के लिस्ट पर, डोपिंग के रिकॉर्ड पर। तो 2024 में पिछले साल इंडिया में 260 डोपिंग पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पर डबल है, एंड द ओनली कंट्री विथ ट्रिपल डिजिट्स। देखो कैसी बात है कि भारत इकलौता देश है जहां पे ट्रिपल डिजिट में पॉजिटिव डोपिंग के केसेस आए। चाइना, जर्मनी, इन सब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। राइट, व्हाट इज द रीजन? रीजन है इकोनॉमिक डेस्परेशन होना। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स दो वजह से लोग खेलते हैं। एक तो जिनको जनरली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और कई लोग इस वजह से भी कि भाई उससे हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी या उससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। अब इसमें सिर्फ उन लोगों की गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अब वहां पे स्पोर्ट्स के फील्ड में जल्द से जल्द नाम कमाने के लिए या सरकारी नौकरी के लिए बैंड सब्सटेंसेस या मेडिसिन यूज कर लिए जाते हैं। डोपिंग का एक रीजन ये है। ग्रास रूट रॉट, डोपिंग सिर्फ ओलंपिक नहीं, इवन कॉलेजिएट लेवल पर या जूनियर लेवल पर भी डोपिंग के केसेस मिले हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मिले हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मिले हैं। तुम अपने आसपास भी कई बार जिम में या तुमने अपने स्कूल्स कॉलेज में भी देखा होगा कि कई लोग बैंड सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं। सो दैट इज द कंसर्न। और इनसे ना हमारा ग्लोबल लेवल पे हमारा इमेज खराब होता है। जो हमारा ओलंपिक बिड है कि 2036 का ओलंपिक हम इंडिया में करवाएंगे या आगे आने वाले ओलंपिक्स में हम मेडल जीत कर लाएंगे, वो सारे सपने धीरे धीरे चूर होने लगते हैं। ठीक है। सेकंड, दूसरा प्रैक्टिस कौन सा था? अंजदीप नाम के हमारे वेसल्स के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज द थर्ड इन ए सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। वहीं पर है ना ये, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। सो यस, इट इज करेक्ट। ये तीसरा हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। मतलब सेलो वाटर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होने वाला क्राफ्ट, नाम क्या रखा गया? अंजदीप। करेक्ट है। इट इज प्राइमरली इक्विप्ड फॉर डीप सी सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन। ऊपर वाला स्टेटमेंट बोल रहा है सेलो वाटर, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट में डीप सी सबमरीन ऑपरेशन कैसे होगा? प्राइमरली। सेकंड क्या हो गया? रॉन्ग है ना। देखो चेक कर लिया हमने। The ship is named after an island that was part of the Portuguese Indian settlement until its liberation in 1961। पुर्तगीज जो कि इंडिया सबसे पहले आए थे 1498 में, पर गए सबसे लेट 1960s में। तो यस, ये जो अंजदीप है ये पुर्तगीज सेटलमेंट का पार्ट हुआ करता था। राइट, 1 and 3 आर करेक्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 and 3 होंगे। अब हम आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो आज 25 दिसंबर के लिए मैंने यूपीएससी सीएसई का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दिया है। मतलब यूपीएससी सीएसई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीवाईक्यू हो गया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, और आंसर करोगे। अच्छा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है डीसीए लाइव सेशन, वो आज मैंने सुबह करवाया था। तो जिन लोगों ने अगर अटेंड नहीं किया किसी वजह से, आप बिल्कुल उस सेशन को अटेंड कर लीजिए। डिटेल में वहां पे करंट अफेयर्स डिस्कस्ड है। दूसरा भी क्वेश्चन मैंने यूपीएससी सीएसई से ही लिया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पे अगेन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड एक मेथड की बात की गई है। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग मिलेंगे। एक बार फिर से सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जीसस का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे और हम सब अपने सपनों को जल्द पूरा करें। ओके, सो टेक केयर। जय हिंद।